सफलता का ये चरम पहले सोच के नहीं रखना चाहिए। बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे पा रहा हूं कि नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है। मतलब यहाँ पे एस्पिरेंट है व्यक्ति, स्टूडेंट नहीं है जी। जैसा कि मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियो देखे थे आपका, विकास देवकीर्ति सर, मनोज शर्मा सर, श्रद्धा मैम वगैरह आपके क्लासमेट रहे हैं। हाँ, सब साथ में मेंस हम लोग दिए हैं और अच्छे परिचित और अच्छे मित्र रहे। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं पुष्पेंद्र भैया के रूप हैं और भैया 73 प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, 43 मेंस लिख चुके हैं, 8 इंटरव्यू दिए हैं। अभी इसका हाल फिलहाल में एमपीपीसीएस का इंटरव्यू है और इनका प्रीलिम्स आज तक कभी रुका नहीं। 27 साल उन्होंने तैयारी किए और आखिर क्यों ये 27 साल तैयारी करते रहे, ये वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं। अभी भैया बिल्कुल पूरी तरह से फिट है। आप लोग इसका रूम देख सकते हैं, ये अभी भी जिम वगैरह करते हैं। जिम वगैरह का आप लोग सामान वगैरह देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि दिखाएं आप लोग। ये इनका कमरा है, काफ़ी शानदार कमरा यहाँ पे बना हुआ है, एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहे और नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो भैया, नमस्ते। खुश रहिए। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। सबसे पहले तो आपको भैया एमपीपीसीएस के इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू भैया। जैसे कि आपका आज तक कभी प्रीलिम्स नहीं रुका, आपको प्रीलिम्स का मास्टर कहा जाता है और आपने 27 साल आप तैयारी करते रहे, आखिर क्यों? दोनों क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिए बारी बारी से। देखिए, एमएससी करने के बाद जी, ठीक है, हमारा प्रीलिम्स उसी साल निकल गया था जी, पहली बार ही। उस समय ऑप्शनल होता था जब हमने एमएससी किया। मैथ के एमएससी हैं हम जी। तो बेसिकली मेरे मदर फादर टीचर और पूरा बैकग्राउंड ही टीचर होने का कारण मुझे बीएड का फॉर्म भरने के लिए भेजा गया था। उसी समय एमपीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ था, तो हमने दोनों फॉर्म भर दिए। ठीक है, एमपीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स निकल गया और उसमें बीएड में भी हुआ। मगर ये हुआ कि अब जब प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस देने के लिए इलाहाबाद पहुंच गए तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो फिर वो बीएड वाला चीज़ पीछे छूट गई और अगले मेंस में मैंने 99 में इंटरव्यू देने को मिल गया हमें यूपी कमीशन में। तो फिर यात्रा अनवरत जारी है, कहीं कोई रुकावट नहीं आई जी। जैसे कि आप 27 साल तक लगातार टिके रहे हैं, अभी भी टिके हुए हैं। कई ऐसे छात्र होते हैं जो 1 साल 2 साल करते हैं, इसके बाद मतलब वो मन टूट जाते हैं उसका कि अरे इस बार नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट। आप 27 साल से लगातार बने हुए इस फील्ड में, आखिर कैसे मैनेज करते हैं आप? अभी भी आप जिम वगैरह करते, इतना फिट हैं। देखिए, ये सबसे बेसिक चीज तो ये है कि आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ तक है। आप किसी चीज को पाना ही चाहते हैं, है नहीं? आईएएस तो आईएएस बनना ही है। प्रयास कम से कम सर्वश्रेष्ठ लेवल पे हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, जितना आपके हाथ में है वो सब किया जा सकता है स्वस्थ रहते हुए। पहले आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ हो, आपको किसी चीज को पाने की आकांक्षा हो, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। और प्रयास करने के दरमियान स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो वो थोड़ी बहुत अपना समय देते हैं शरीर पे और बाकी समय अपना पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन सब चीज़ें चलती रहती हैं। एग्जाम रहता है, एग्जाम देते हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जुड़े हुए हैं। जी, आप अपने बारे में बताइए, अपना शुरुआत से परिचय दीजिए। माई सेल्फ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, एमएससी मैथमेटिक्स, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में है। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, उससे हमारा एकेडमिक्स पूरा कंप्लीट हुआ। और बाकी प्रीलिम्स एमपीपीएससी का पहला प्रीलिम्स हमारा निकला था, उसके बाद से डिफरेंट स्टेट यूपीएससी, उस समय 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, सब मिला के 73 प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए। 43 टाइम्स मेंस दिए, बहुत से मेंस छोड़ना पड़े। 22-23 मेंस ये हो जाता था कि कोई यूपीएससी के आगे पीछे डेट क्लैश कर जाती थी। और इस पूरे दरमियान 8 इंटरव्यू भी डिफरेंट स्टेट देने को मिला। 9वां इंटरव्यू अभी एमपीपीएससी का देने जाना है। जी, जैसा कि मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियो देखे थे आपका, विकास देवकीर्ति सर, मनोज शर्मा सर, श्रद्धा मैम वगैरह आपके क्लासमेट रहे हैं। हाँ, सब साथ में मेंस हम लोग दिए हैं और अच्छे परिचित और अच्छे मित्र रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रही। जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या 12th के कई स्टूडेंट आए थे तैयारी करने के लिए, वो कॉलेज लाइफ नहीं जी पाते हैं, क्या ये सही है? इस क्वेश्चन में देखिए, यदि आप इसके साइंटिफिक उस पे जाएंगे प्रोसेस पे, तो कोई भी साइंटिफिक रूल जो बनाया जाता है वो बहुत रिसर्च के बाद बनाया जाता है। ठीक है, यदि बच्चे को 6 साल में एडमिशन मान लीजिए पाना है, तो 6 साल का कहा गया ना कि 6 साल से नीचे उसका कक्षा 1 में एडमिशन नहीं होगा, एक बेसिक। ठीक है,
उसके पहले आप KG1 KG2 किंडरगार्टन प्रणाली वाला उपयोग कर सकते हैं। LKG बच्चे नहीं पढ़ते, LKG1 LKG2। इसी तरह से यदि ये प्रयास किया गया है या साइंटिफिक योजना बनाई गई है कि मिनिमम ग्रेजुएशन उसका क्वालिफिकेशन है यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम देने का, ठीक है। जैसे हमने LKG UKG कहा, इसी तरह से रिहर्सल के रूप में यदि ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन आप ले रहे हैं तब तो ठीक है जी। आफ्टर ग्रेजुएशन यदि LKG UKG के रिहर्सल की तरह आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को ले रहे हैं तब तो ठीक है। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इंटर के बाद तैयारी करना तो गलत, तो गलत नहीं उसे कहेंगे, मगर दोनों चीज पे समन्वय स्थापित करके, सही नहीं। हाँ, मतलब दोनों चीज पे आप समन्वय स्थापित करिए, अपना कॉलेज लाइफ भी और कॉलेज के स्तर पे ही आप उस तरह के सब्जेक्ट चूज करिए, उस तरह का प्रिपरेशन की आदत डालिए, ये तो ठीक है। मगर कोई चीज छोड़ के सीधे इसमें तो वो एक एरा निकल जाएगा ना। ऐसा नहीं कि कॉलेज लाइफ का आप उपयोग इस तरह भी तो कर सकते हैं कि कैसे उस प्रोसेस में आप 2 साल पहले अपने आप को डाल लें। कॉलेज वाला जो आप कॉलेज कोर्स कर रहे हैं एकेडमिक्स, वो भी उन सब्जेक्ट के साथ करें जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो अगर समन्वय बैठा के कर रहे हैं तब तो ठीक है, बंक करके कोई चीज कर रहे हैं तब गलत है। वो रिहर्सल के रूप में हो सकता है जी। तैयारी में माध्यम भी कोई बाधा है या क्या? नहीं, और आपकी मीडियम क्या है? मेरा मीडियम तो हिंदी रहा है जी। माध्यम तो एक अपने आप को प्रेषित करने का तरीका है, ठीक है। प्रीलिम्स के लेवल पे जहां तक है तो माध्यम का असर बहुत कम पड़ता है सोर्सेस के लेवल पे। बाकी बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, कम से कम इतनी इंग्लिश तो आना चाहिए और आती भी है बच्चों को कि यदि कहीं बहुत ज्यादा अनुवाद गलत नहीं है तो बच्चे अंदाज लगा लेते हैं। हर क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी बहुत प्रीलिम्स में सोर्सेस के लेवल पे अंतर है। मेंस के लेवल पे आप जहां कहेंगे तो मेंस के लेवल पे बेसिक डिफरेंस भाषा में होते हैं जी। जैसे आप कभी सोचिए बेसिक जो डिफरेंस है वो जैसे इंग्लिश में 27 अक्षर हैं, 26 अक्षर है सॉरी, हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। मतलब कोई भी चीज आपको कहने के लिए इंग्लिश में आपके पास केवल 26 अक्षर है, मतलब आप कम अक्षरों में अपना चीज कह सकते हैं। हिंदी में आपको वही 52 अक्षर है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं जाता हूं हिंदी में आप लिखेंगे और इंग्लिश में आई गो लिख के निकल जाएंगे। फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में आप इंग्लिश में सिर्फ बिंदु लगा के निकल जाएंगे, इंग्लिश में आपको पूरा लगाना है। मतलब टाइमिंग ज्यादा लग रही है। हाँ। तो टाइमिंग ज्यादा लग रही मतलब उस 3 घंटे में इंग्लिश भाषा में बहुत ज्यादा चीजें कही जा सकती हैं। हिंदी भाषा में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ये है ना। ये माध्यम का बेसिक अंतर है। अब इसको दूर कैसे किया जाए? दूर ऐसे किया जा सकता है कि या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, उसी के लिए आजकल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लोग करवा रहे हैं, ठीक है। स्पीड बढ़ाएंगे या मान लीजिए और फ्लो चार्ट, रेखा चित्र, इस तरह का आप चीजें उसमें डाल सकते हैं कि अपनी आप बातें कह सकें। जैसे हम विजन IAS में कॉपियां भी चेक करते हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मेंटर हैं। रवि सेहक की कॉपी जैसे हमने चेक की तो लगता है कि आखिर इनको 18वीं रैंक आना चाहिए। अच्छा, आपको स्पष्ट अंतर दिख जाएगा। आपको चीजें कहना है, भाषा के साथ बेसिक भेदभाव नहीं है, सोर्सेस के रूप में भेदभाव है। पुष्पेंद्र भैया, जैसे कि आप बता रहे हैं आप कॉपी वगैरह चेक करते हैं, तो जैसे कि आपको लग जाता है कि कोई स्टूडेंट क्या मतलब है, जैसे कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता है और जो सिलेक्ट होता है, हाँ, क्या डिफरेंस होता है बेसिक दोनों में? दिख जाते हैं वो चीजें कंटेंट के रूप में कम आपको दिखेंगी। फैक्ट होता है या फिर मतलब क्या? कंटेंट में फैक्ट भी समाहित है, एक्सप्रेशन का तरीका भी उसका उतना बढ़िया नहीं होता है, थोड़ी बहुत अंतर कभी पड़ जाता है। मगर पूरी तरह से भाषा पे थोप देना कि इस भाषा के माध्यम के कारण हमारा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसे मैनेज किया जाता है, आप कंपनसेट कर सकते हैं, थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करिए, फ्लो चार्ट वगैरह का उपयोग करिए, मैपिंग का उपयोग करिए, सारणी का उपयोग करिए, ये सब उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम अच्छे सोर्सेज, बेसिक जैसे अभी भी बेसिक मटेरियल, अच्छा मटेरियल इंग्लिश में उपलब्ध है, तो उसको आप अगर कहीं ट्रांसलेशन मिल रहा है मार्केट में तो उससे उपयोग सहायक ले सकते हैं, या खुद पढ़ के फिर अपना बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कहने का प्रयास करिए टाइम लिमिट में। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मतलब लिखें, मगर जितना उसने शब्द सीमा दी है, यदि 200 शब्द का क्वेश्चन है तो 200 शब्द में क्रक से लिखने का प्रयास करें, और वो लिखते लिखते धीरे धीरे आने लगता है। कई बार ज्यादा हो जाता है या कम, तो
10% ऊपर नीचे चलता है। जैसे मान लीजिए 200 शब्द में यदि क्वेश्चन लिखवा रहे हैं तो उसका मतलब है कि 180 से लेके 220 तक। 200 शब्द के क्वेश्चन का मतलब 300 नहीं होता है। अगर आप 300 का प्रयास करेंगे लिखने का तो फिर पूरे क्वेश्चन ही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखना ही है। और स्टेट पीसीएस में और अलग अलग है, कहीं कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन लिखवाता है, कहीं बड़े क्वेश्चन लिखवाता है। आपने बीपीएससी भी दिया है सर, कब देना शुरू किया था, कौन सी बीपीएससी से? बीपीएससी पहला तो बहुत पहले गए थे देने, 39th गए थे देने। 39 BPSC हाँ, के बहुत पहले गए थे, तो उस जी। समय इलाहाबाद रहते थे। फिर अभी 56 से 59 तक लास्ट दिया गया। जी। प्रीलिम्स दे के फिर मेंस छोड़ देते थे, कई बार बीच में प्रीलिम्स ही देने नहीं गए, प्रीलिम्स टकरा जाता था इधर उधर। भैया आपका आज तक प्रीलिम्स नहीं रुका कभी यूपीएससी का, जी और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं नए छात्रों को, जी जी। तो क्या करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं आखिर वो लोग? देखिए, प्रीलिम्स का जहाँ तक ना रुकने का सवाल है या नए बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जवान पे सिलेबस होना चाहिए। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस दोनों जवान पे होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि बात पहले प्रीलिम्स की है तो प्रीलिम्स के लेवल पे सबसे पहले आप सिलेबस याद करने के बाद जहाँ का भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, पुराने क्वेश्चन देखिए, कम प्रीवियस ईयर कम से कम ऐसा लोग बताते हैं कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर मतलब 3 से रिपीट नहीं होते हैं। 3 से 5 साल तक के आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। सिलेबस के अनुसार आप सबसे पहले बेसिक बुक पढ़ने का प्रयास करिए, जैसे एनसीईआरटीज और कुछ बेसिक बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा हो गई या पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, इस टाइप की बुक। ठीक है, अब क्या करना है, नए बच्चे को पर डे कम से कम 100 क्वेश्चन हल करने की आदत डालना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन चाहे प्रीवियस ईयर के हों, चाहे किसी मैगजीन में छपे हों, या किसी कोचिंग वाले ने वेबसाइट पर डाले हों, या किसी और एग्जाम के हों। सामान्यतः बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जहां की क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। यूपीएससी में सामान्यतः रिपीट नहीं करता है, मगर एक दिशा मिलती है। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस में आएंगे। अब अगला चरण ये होता है कि पूरे सिलेबस में यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन, एक डायनेमिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए बेसिक चीजें जैसे एनसीईआरटी मैंने कहा या बेसिक बुक कहा, उसको पहले पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करते रहिए। डायनेमिक पोर्शन के लिए आपको करंट से जुड़ा रहना पड़ेगा। उसके लिए आप न्यूज़पेपर या कोई वेबसाइट जो कि शाम तक एनालिसिस करते हैं, कोई 1-2 वेबसाइट, मगर ध्यान ये रखना है कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। करंट की कोई भी घटना जो घटेगी डायनेमिक पोर्शन वाले से, उसका स्टैटिक पोर्शन से कहीं ना कहीं लिंक जरूर होगा, चाहे आप प्रीलिम्स के लेवल पे देखिए और चाहे मेंस के लेवल पे देखिए। जैसे अभी वर्तमान उदाहरण देते हैं, अभी जैसे मान लीजिए अभी संसदीय चुनाव चल रहे हैं जी। ठीक है, संसदीय चुनाव प्रक्रिया अभी पूरी छाई रहेगी 2 महीने तक। इसका मतलब है कि कंपटीशन में जब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स का लेवल हो चाहे मेंस का लेवल हो, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस 2 महीने जो भी प्रक्रिया ये चलेगी संसदीय प्रणाली की, आप लक्ष्मीकांत से या बेयर एक्ट से जो भी है आप उसे जानने का प्रयास करिए विद अनुच्छेद, आर्टिकल सहित। इसी तरह से ज्योग्राफी में देखिए, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया या मान लीजिए कहीं भूस्खलन हो गया पहाड़ी स्टेट में, तो इसका मतलब है कि जितनी आपदाएं हैं उन आपदाओं से रिलेशन रख के आप स्टैटिक पोर्शन भी तैयार करिए। या इतिहास में कोई परिवर्तन, जैसे धारा 370 मान लीजिए, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था वो जानने की जरूरत है। इस तरह से डायनेमिक स्टैटिक पोर्शन यदि दोनों आप मतलब अपने आप को यदि करंट में बनाए रखेंगे, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो रहा तब तक कम से कम 100 क्वेश्चन हल करने की आदत डालिए। जब आपका प्रीलिम्स होने लगे तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सामान्यतः फिर प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। ओके, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं अभी तक? मोटिवेशन का तो देखिए ये है कि अंदर से आपकी इच्छा होना चाहिए, और अगर इच्छा करके आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें परिणाम पा रहे हैं, तो अपने आप मोटिवेशन मिलता रहता है। ये लगता रहता है कि एक ना एक दिन हमें भी मिलेगा। अब उसके लिए क्या है कि शरीर एक माध्यम है। अगर शरीर कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आपकी इफिशियंसी, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आप देख भी रहे होंगे, थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप योगा एक्सरसाइज शारीरिक के लिए कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हम कह रहे 24 घंटे में 24 मिनट दे दीजिए, आधा घंटा अपने शरीर को दे लीजिए, चाहे आप टहलने में दे दीजिए, चाहे आप अपने घर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बना लीजिए
जिम ज्वाइन कर, या मान लीजिए योगा कर लीजिए 20-25 मिनट, इतने में आराम से आदमी स्वस्थ रहता है। मुखर्जी नगर में मैं देखता हूँ कि कई छात्र मतलब जरा सी असफलता पे, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो कैसे बच्चे इन सब चीज़ों से? देखिए, सफलता का ये चरम पहले सोच के नहीं रखना चाहिए। बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे पा रहा हूँ कि नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है। मतलब यहाँ पे एस्पिरेंट है व्यक्ति, स्टूडेंट नहीं है। मतलब आपका एस्पिरेंट का मतलब ये होता है हिंदी में महत्वाकांक्षी होना, आकांक्षा होना। आप जो आकांक्षा पाले हुए उसे सर्वश्रेष्ठ अपना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपको एकेडमिक्स की तरह ऐसा नहीं है कि आपने 60% लेकर फर्स्ट डिवीजन आपको मिल गया, स्टूडेंट हो गए। हाँ, यहाँ पे एस्पिरेंट का मतलब ये है कि कंपटीटर नहीं कहेंगे हम यहाँ। कंपटीटर हल्का सा नकारात्मक भी होता है। एस्पिरेंट का मतलब, एस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी आकांक्षा को पाने के लिए काम कर रहे हैं। अब है क्या यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, 100 बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, तो बाकी रेस्ट 99 बच्चे कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हर बच्चा सही है, हर का लेवल मगर अलग अलग है। कौन सबसे ज्यादा सही है उसका चयन होना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप गलत हैं या थर्ड पर्सन गलत है या मैं गलत हूं। सब एक दिशा में काम कर रहे हैं, सोर्सेस सबके एक ही हैं। हर एक आदमी की मगर कैपेसिटी अलग है, हर आदमी की इफिशियंसी अलग है। उसको कंपनसेट भी आपको ही करना है, उसमें सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना है। उस सर्वश्रेष्ठ में आप, हमने पहले भी अभी कहा कि स्वस्थ रहते हो अपना सर्वश्रेष्ठ। कुछ ना कुछ लक भी है इसमें क्या? मेहनत के बाद लक है, 100% लक नहीं कह सकते। लक तो हम लोगों का ये भी बहुत अच्छा है कि हम लोग ऐसी जगह या इतना योग्यता पाके तैयारी करने आए, दिल्ली आए, बहुत से लोग घर से भी कर रहे हैं, तो पूर्णतः आप ये लक नहीं कह सकते। हाँ, मेहनत अपना करिए, मेहनत के बाद लक जो देखा जाएगा। लक जो आपके हाथ में नहीं है वो तो फिर डिसाइड करेगा ना प्रकृति ऊपर वाली, आपके हाथ में मेहनत। क्या दिल्ली आके तैयारी करना जरूरी है, या फिर आज जैसे कि आजकल ऑनलाइन हो गया है, घर से भी किया जा सकता है? किया जा सकता है घर से। मुखर्जी नगर में रहना, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहना आवश्यक नहीं है, वो परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा आपके। यदि आपकी घरेलू आर्थिक स्थिति ठीक है तो दिल्ली आके तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। यदि बहुत खराब स्थिति है, आप आने में अक्षम है या सामान्य स्थिति है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। आजकल तो बहुत बढ़िया कमेंट्स लिख के आंसर पहुंच जाते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हैं। बात इच्छा शक्ति की कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, हाँ असर पड़ता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मगर ये कहा जाए कि इसी के बेस पे हो जाना है या इसके बिना नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ डिपेंड आपकी इच्छा शक्ति और इच्छित चीज को पाने के लिए किए गए संपूर्ण प्रयास पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने इच्छा पाल ली, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, पता चला कि 5 साल प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, तो अगर 4-5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो भाई छोड़ के फिर दूसरा काम देख लो। इसका मतलब आप मतलब एलिजिबल नहीं है, इस काम के लिए आप नहीं बने हो। हाँ, तो प्रीलिम्स तो मतलब एक तरह से ये था कि आप एग्जाम देने लायक हैं। जैसे आप ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएशन का मतलब ये हुआ कि अब आप फॉर्म भरने लायक हैं। भाई ग्रेजुएशन बिना पास हुए आप फॉर्म नहीं भर लेंगे ना स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का। जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो इसका मतलब है अब आप एग्जाम देने लायक हैं। जब आप मेंस पास करते हैं तब आप बनने लायक हैं, और जब आप इंटरव्यू पास करते तब आप बन गए जी। तो अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट ही नहीं है तो फॉर्म भरने ही लायक नहीं, तो कैसे फॉर्म भरेंगे? या छात्र मैं देखता हूँ ये कहते हैं मुखर्जी कि मेरा अगर प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स होने का मतलब देखिए ये है, एक बहुत अच्छी प्रीलिम्स के बारे में कहावत है कि प्रीलिम्स हो गया तब तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असली कंपटीटर के बीच में अब आप आए। भाई ये तो एक तरह से स्क्रीनिंग था ना, इसका मार्क्स इंट्रीगेट था। असली कंपटीटर तो अब जो 12 गुना 13 गुना उनके बीच में आए। हाँ, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तब जरूर सब कुछ बिगड़ गया, फिर आप अगली वैकेंसी का इंतजार करते रहिए कि अब अगली वैकेंसी आएगी तब हम देंगे। तो प्रयास कंपटीटर को, एस्पिरेंट को ये करना चाहिए कि किसी भी हालत में प्रीलिम्स ना रुके। कभी दुर्भाग्य से एक आध नंबर से या किसी का रुक जाता है तो उसको भाई नहीं काउंट कर सकते हैं, मगर प्रयास अपना सर्वश्रेष्ठ करिए। एक उचित स्मार्ट, आजकल तो स्मार्ट स्टडी करिए, ये जानिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो सब बच्चे जानते भी हैं, ग्रेजुएशन करते करते सब एक सामान्य नागरिक की योग्यता पा लेते हैं। अब हाँ, अपना सर्वश्रेष्ठ मगर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं स्वस्थ रहते हुए तो पाएंगे। थैंक यू, आपने टाइम दिया। और आपको एक बार पुनः बधाई कि आपका एमपीपीसीएस में इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।